वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम द लॉन्ग डिप्रेशन जो 1873 से 1896 तक था को पढ़ेंगे। द लॉन्ग डिप्रेशन 1873 टू 1896, 1865 टू 1873 के दौरान विश्व ने अभूतपूर्व आर्थिक उछाल देखा। एकीकरण के परिणाम स्वरूप 1870 और 1873 के बीच जर्मनी में अभूतपूर्व आर्थिक विकास हुआ। इस अवधि में 857 नई कंपनियों की स्थापना हुई। यह जर्मनी के इतिहास में बेमिसाल था। 1865 और 1875 के बीच रेलवे प्रणाली का आकार लगभग दोगुना हो गया। हजारों जर्मनों ने पहली बार शेयरों में निवेश किया, जो उनकी देशभक्ति और नए जर्मन साम्राज्य के भविष्य में उनके विश्वास का प्रतीक था। सिविल वॉर खत्म होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में भी आर्थिक बदलाव आया, जिसमें बड़े बिजनेस घराने बढ़े और खेती की जबरदस्त विकास हुआ। साथ ही नेशनल लेबर यूनियन भी बनी। यूएसए में 1870 से 1900 के बीच के समय को गिल्डेड एज कहा जाने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन के तेजी से बढ़ने की वजह से 1860 और 1890 के बीच असली मजदूरी में 60% की बढ़ोतरी हुई। हर इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, की औसत सालाना मजदूरी 1880 में $380 से बढ़कर 1890 में $564 हो गई। हालांकि गिल्डेड एज बहुत ज्यादा गरीबी और गैर बराबरी का दौर भी था, क्योंकि लाखों इमिग्रेंट्स, जिनमें से कई गरीब इलाकों से थे, यूनाइटेड स्टेट्स में आ रहे थे। कुछ ही हाथों में दौलत का ज्यादा होना ज्यादा साफ दिखने लगा था। फिर महामंदी का दौर शुरू हुआ। इसकी शुरुआत मई 1873 में वियना स्टॉक मार्केट के पतन से हुई। यह महामंदी विश्वव्यापी थी और 1896 तक चली, जिसे लंबी महामंदी के रूप में जाना जाता है। इसने यूरोप और अमेरिका को बहुत अधिक प्रभावित किया। अमेरिकी रेल मार्ग दिवालिया हो गए। जर्मन शेयर बाजार में 60% की गिरावट आई। कृषि क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ, क्योंकि कीमतों में भारी गिरावट आई। कई देशों ने प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए सुरक्षात्मक टैरिफ लगाकर इसका जवाब दिया। स्वर्ण युग श्रमिक वर्गों के व्यापक जन आंदोलन का भी युग था। कई देशों में समाजवादी और श्रमिक आंदोलन एक जन आंदोलन के रूप में उभरे। जब अमेरिका में औद्योगिक पूंजीवाद अपने चरम पर था, तब लगभग 1 लाख श्रमिक प्रतिवर्ष हड़ताल पर चले जाते थे। उदाहरण के लिए 1892 में देश भर में लगभग 1,64,000 श्रमिकों की 1,298 हड़तालें हुई। श्रमिकों के वेतन, कार्य के घंटे और कार्य परिस्थितियों की रक्षा के उद्देश्य से ट्रेड यूनियनें तेजी से बढ़ रही थी, जो कैपिटलिस्ट ट्रेड यूनियनों के बढ़ने से सहमत नहीं हो सके। उन्होंने जवाबी हमला किया। सोशलिस्टों को जुल्म सहना पड़ा। 1892 में कार्नेगी स्टील कंपनी के होम स्टेट स्टील वर्क्स में हुई हड़ताल का नतीजा यूनियन वाले मजदूरों और कंपनी द्वारा हड़ताल तोड़ने के लिए रखे गए लोगों के बीच गोलीबारी में हुआ। सरकार ने कंपनी मैनेजमेंट का साथ दिया और नतीजन स्टील मजदूरों ने आखिरकार हड़ताल हार दी। 1894 की पुलमैन स्ट्राइक, जो अमेरिकन रेलवे यूनियन से जुड़ी एक नेशनल रेल रोड हड़ताल थी, को हथियारबंद पुलिस ने कुचल दिया और मालिकों ने हड़ताल करने वालों को मारने के लिए पिंकरटन प्राइवेट जासूसों को काम पर रखा।
जर्मनी में समाजवादी लोकतांत्रिक पार्टी एसडीपी एक लोकप्रिय पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि बिस्मार्क ने समाजवाद के प्रसार को रोकने के लिए समाजवाद विरोधी कानून लागू किए। इसके बावजूद पार्टी को समर्थन मिलता रहा। 1890 के बाद समाजवाद विरोधी कानूनों को निरस्त किए जाने के बाद समाजवादी ट्रेड यूनियनें खुलकर काम करने में सक्षम हो गई। एसडीपी की रेहस्टैग सीटों की हिस्सेदारी 1887 में 3% से बढ़कर 1903 में 20% हो गई। ब्रिटेन में 1880 के दशक में ब्रायंट और मैच फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाओं और टीनेज लड़कियों की मशहूर मैच गर्ल्स स्ट्राइक स्ट्राइकरों की जीत के साथ खत्म हुई। लंदन के पोर्ट पर भी एक डॉक स्ट्राइक 1889 हुई थी। कार्डिनल मैनिंग ने दखल दिया और स्ट्राइकरों की तरफ से डॉक मालिकों के साथ बीच बचाव किया, लेकिन 1890 के दशक में ब्रिटिश मालिकों ने यूएस में अपने साथियों की तरह प्रोफेशनल स्ट्राइक तोड़ने वालों लोगों को भूखा रखकर काम पर वापस लाने, लॉकआउट और इसी तरह के तरीकों से कई नई यूनियनों को भी खत्म कर दिया। धन्यवाद।